प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी अलग से प्रश्न बताएंगे उसको भी एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलना अगर आपको पता होगा तो। ओके देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा गया बच्चों, हमने बताया ना ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न बताते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है वो भी आप करके आओगे। देखो पहला नंबर सवाल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं। तो यह प्रश्न मैंने इतना बार करा चुका है कि आप गलत नहीं करोगे। यहाँ पे देखो डिफिनेशन से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में यानी कि प्रति एकांक एरिया वाला बात हुआ, आवेश का परिमाण हुआ। आवेश का परिमाण इसे ही तो हम लोग लेमडा कहे थे ना बच्चों, और लेमडा नहीं बच्चा सिग्मा कहे थे, इसे क्या कहे थे, सिग्मा कहे थे ना। और ये सिग्मा वाला बात अगर हो रहा हो तो ये हम कहे थे आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, क्योंकि लेमडा वाला तो आवेश का रैखिक घनत्व हुआ था और रो वाला आवेश का आयतन घनत्व हुआ था। बच्चों इसका मात्रक भी तो पूछ सकता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो यहां से निकाल लो ना। चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। और बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व हो तो Q बटा में L लगाना, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं Q बाई L से निकालना। और आवेश का आयतन घनत्व हो तो Q बटा में V से निकालना, आपका निकल जाएगा। इसे हम लोग रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं और पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। और बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व तीनों ही अदिश राशि है, ये भी बात आप ध्यान में रख के चलोगे। और अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों बताओ इतना बात आप समझ पा रहे हो? तो एक बार क्लास को सभी साथी पहले आज लाइक करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हमने बता दिया है। ओके चलो देखो दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, कितना होता है। हमने ये बताया कि अगर एक माइक्रो कूलम हो या फिर आपके सामने क्या हो, एक नैनो कूलम हो। बच्चों ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगर माइक्रो कूलम हो तो 10 टू दी पावर -6 कूलम होता है, और अगर नैनो कूलम हो तो 10 पर पावर -9 कूलम होता है। ये सब बात आप याद रखोगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर। देखो यहां से हम फॉर्मूला बनाना सिखा दिए हैं, प्रति लगा हो तो बटे वाला बात होगा, प्रति इकाई आवेश पूछा गया तो आवेश लिख दो, लगने वाला बल बोला गया तो बल लिख दो। और इसको ही हमने क्या कहा था, ई कहा था सन, इस पे वेक्टर लगा हुआ था और ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकला था। बच्चों कौन सा होगा, सी हो जाएगा। सर विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी आ जाता है तो निकाल लो ना बच्चों फॉर्मूला से। फोर्स का न्यूटन होगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। और सर इसमें अगर वेक्टर लगा है तो ये कौन सी राशि होगी, यह एक सदिश राशि है, ये भी बात आप याद रख के चलते हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, फोर्थ नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। आवेश का विमा क्या होता है। आपने धारा के लिए I बराबर Q अपॉन T पढ़ा है, तो आपको क्या निकालना, ये Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होगा, गुना कर दो ना, I और T हो जाएगा। सर I क्या है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर निकला, टाइम का टाइम। बताओ तो AT किस ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा विद्युत आवेश कौन सी राशि है साथी, यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? ये पिछले क्लास में भी हमने बताया था। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हुआ था फैराड पर मीटर। अच्छा, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है ये बताओ तो जल्दी से। 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। तो बच्चों ये भी याद रख लो, इसका मान ये रहा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल। पूरे 70 तक जाना है ना, थोड़ा फास्टली करेंगे क्योंकि आज तबीयत भी थोड़ा खराब है, जिसके कारण हमें स्लो बोलना पड़ रहा है। देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु है ना, उसमें मेंशन किया गया कि धनावेशित है या फिर ऋणावेशित, कुछ मेंशन नहीं है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि ऋणावेशित करेंगे बढ़ेगा, धनावेशित करेंगे घटेगा। तो बढ़ या घट दोनों सकता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का जवाब बताओ। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव होता है, यानी कि आप बता के चलोगे सर ये संरक्षी होता है। क्या होता है बच्चों? संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है। डेली क्लास का टाइम बच्चों आपको पता नहीं रहता है क्या? डेली क्लास का टाइम हमने क्या बताया है? शाम के 7 बजे और 8 बजे। शाम के 7 बजे भी एक क्लास होता है, 7 के 8, और इसके बाद 8 से 9 वाला एक क्लास और होता है। ये 2 क्लास करो ना बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्टिव आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और एक क्लास हम सुबह में स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सुबह में वो होगा सब्जेक्टिव वाला क्लास, जो कि आपका मोस्ट डिमांडेबल क्लास होगा। आप सभी का डिमांड है कि सर सब्जेक्टिव का स्टार्ट करो ना, एग्जाम आ रहा है। तो वो भी हो रहा है बच्चों। बताओ, एक कूलम आवेश बराबर डॉट 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? आप बता के चलोगे 3 गुणा 10⁻9 होता है। सर ये किसका मान है? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान है। और ये किसका मान है? सर ये एप्सिलॉन नोट का मान है। तो ये हमने जस्ट ऊपर बताया है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P द्वारा दर्शाते हैं, और P बराबर Q इंटू L होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम लेते हो गुना लंबाई का मीटर, तो सिंपल सा है सर, ये कूलम गुना मीटर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें बच्चों, तो यह एक सदिश राशि है, ये बात भी आप याद रखोगे। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दूसरा मात्रक होता है ना, वो डेबाई होता है। क्या होता है? डेबाई होता है। ये भी बात आप याद रख के चलोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? हमने ये भी बताया न्यूटन प्रति कूलम आए, वोल्ट प्रति मीटर आए, दोनों मात्रक हमारा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है, जो कि एक सदिश राशि है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है? बच्चों विद्युत धारिता पढ़े हो ना, जिसमें कि मात्रक हुआ था फैराड। हमने उसको बताया था कि फैराड एक बड़ा मात्रक है, तो उसमें हम लोग माइक्रो फैराड और पिको फैराड का यूज करा था ना बच्चों। अब बताओ, ये चालक की धारिता के लिए क्या बताया था? C बराबर क्या बताया था? C बराबर Q बटा में भी बताया था। सर यही बात बताए थे ना, तो बस याद रख लो C बराबर Q बटा भी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना, ऐसा नहीं कि गलत कर देना, यहाँ V बाई Q है, नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। और धारिता के लिए एक फॉर्मूला और होता है, जो कि त्रिज्या के समानुपाती है। C समानुपाती R होता है, और C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। ये बात याद रखना बच्चों, फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 1 से ये अधिक होता है। जैसे अगर वायु की ही बात करें, वायु की ही अगर बात करें तो 1.00059 होता है। इसी प्रकार से अगर हम जल का बात करें तो जल का कितना होता है? 80 होता है। इसी प्रकार से हम क्या बात करें, इसी प्रकार से अगर हम धातुओं का बात करें तो धातु का क्या होता है? धातु का अनंत होता है। तो बच्चों 0 मतलब 1 से कम कभी नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखना। और ये 3 जो लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है? अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और गलत मार के चले आएंगे। देखो,
यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है और इसको हम फाई द्वारा दर्शाते हैं और विद्युत लगा है इसलिए हम छोटा सा ई यहाँ पे लगा देते हैं। तो फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई इंटू ए होता है। तो बच्चों ई क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र जस्ट हमने ऊपर बताया, और ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब गुना में एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ तो सर कटने पिटने वाला नहीं है, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब और मीटर स्क्वायर, ये मात्रक निकला। सर ई का आपने एक और मात्रक भी बताया था, जो कौन सा था, वोल्ट बट्टा में मीटर था, और गुना में एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा सर, कौन सा बचा, वोल्ट इंटू मीटर। देखो आपके सामने ये भी आ सकता है, मतलब ये सही है सर, आपके सामने ये भी आएगा तो ये भी सही है, यानी कि ये दोनों मात्रक है, लेकिन जो नहीं है तो ये वोल्ट बटा मीटर कहां से पगलाई बीच में घुस गया है बच्चों, बताओ तो। ये जो मात्रक नहीं है वो ये हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। वोल्ट बटा मीटर तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है, यहां कहां से आएगा, तो इसको मारो, यहां से भगाओ, यहां इसका कोई जगह नहीं है, ऑप्शन सी लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से, एक समांतर टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। लो भैया बताओ कौन सा, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी पर एक फॉर्मूला पूछा था, निम्नलिखित में कौन आवेश पर ये निर्भर नहीं होता है, तो इसमें कहीं आवेश नहीं है तो बच्चों ये धारिता हो जाएगा, पूछा गया था ऐसे ही कुछ करके, तो आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, बताओ सदिश राशि, धारा हमने क्या बताया, धारा अदिश राशि है, ये नहीं होगा। विद्युत विभव भी अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, जो कि ऊपर हमने बताया। तो चुंबकीय आघूर्ण बचा जो कि सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, इसे हम लोग म्यू द्वारा दर्शाते हैं, और म्यू बराबर आई गुना ए फॉर्मूला होता है, ये बात आप याद रखोगे। यहां से इसका मात्रक निकालोगे तो ये आई है, मतलब एम्पियर होगा, धारा का एम्पियर होगा ना, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आप याद रख लो कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखोगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला का जवाब बताओ आप लोग, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ये तो जस्ट हमने बताया, जल बताया था, वायु बताया, और नीचे धातु बताया था, अनंत होता है। कितना होता है बच्चों, अनंत होता है, यानी कि 16 नंबर सवाल का जवाब आप बी बता के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती ऐसा ही कुछ करके होता है। तो यानी कि बच्चों ये भी तो हमने बताया, सी समानुपाती आर होता है, तो आर क्या है, त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या के ये समानुपाती है, बस सिंपल सा है यार, क्योंकि चालक की धारिता सी है और इसका त्रिज्या क्या है, आर है, मतलब ये हो जाएगा। और ये हमने बराबर में लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर। बच्चों जितना अलग से लिखे ना, ऐसा मत सोचो कि सर ये तो ऐसे फालतू बता रहे, नहीं, जो क्वेश्चन है वही अपने आप में ये एक क्वेश्चन होगा, जितना बताएंगे वो क्वेश्चन होगा। ओके चलो इसीलिए एकदम ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं, 18 का जवाब बताओ, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीला रंग का मान बताओ। ये आसान सा सवाल पूछ दिया है, ट्रिक बताए थे ना सर, बीबी बीबी रोए जीबी, तो बस निकाल दो 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो बच्चों ऐसे मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अगर हम ट्रिक लिख देते तो बच्चे, सारे बच्चे जो नहीं भी देखे हैं उसको भी ये पता चल जाता है। देखो ये क्या है, ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ब्लू मतलब नीला होता है क्या बच्चों, एक बार बताओ तो, ब्लू मतलब नीला होता है ना। हाँ देखो ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लू तो लास्ट में सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे हम पूछते हैं बताओ तो पीला रंग के लिए कितना होगा, जल्दी कमेंट करो बच्चों, ट्रिक भी आगे लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से क्या होगा। पीले रंग के लिए सर 4 बताए हैं ना। अच्छा और बताओ नारंगी के लिए, बताओ नारंगी के लिए कमेंट करो जल्दी से, नारंगी के लिए कमेंट करो ना फटाफट से। नारंगी के लिए कितना, ऑरेंज मतलब नारंगी मतलब 3 हो जाएगा सर, ये सब बात आप याद रखोगे। चलो अगला बता के चलो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, ये बात भी आपको पता होगा, ये बात भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये प्रश्न आप
आपके सामने है और बड़ा आसान सा सवाल है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? ये फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? फॉर्मूला है। आप जल्दी से बता दो। आपने पढ़ा है ना W बराबर क्या होता है सर? W बराबर V और L और T होता है। यहां से आप करते हो क्योंकि V बराबर तो आप लोग ने आई आर पढ़ा है ना, तो आप W बराबर ऐसे भी कर सकते हो, V बराबर आई आर लिख दो, आई आर लिख दो और एल टी लिख दो। मतलब यही वाला से अगर आप कर देते हो बच्चा पार्टी, तो V बराबर आई स्क्वायर आर टी निकलेगा ना। यहां से देखो ना, यहां से W बराबर क्या होगा? I गुना I मतलब आई स्क्वायर होगा और ये R हो जाएगा और ये T हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। मतलब आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का, जो कि हमने पूछा था आप लोगों से, पीला का कितना हुआ था बच्चों? 4 हुआ था ना। पीला का 4 आप लोग लगाओगे और हमने नीला का पूछा था तो नीला का 6 लगाया था आपने। ओके, नारंगी का 3 लगाया था आपने। चलो, विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है, जो कि वोल्ट होता है और इसके लिए भी V बराबर W अपॉन Q होता है। क्या होता है बच्चों? V बराबर W अपॉन Q वाला बात से जूल प्रति कूलम भी हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और याद रहे, कल से ही आपको सुबह में 6 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा के द्वारा आप ऊर्जा को मापते हैं और ये जानते हो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 और जूल होता है बच्चों। ये सब तो पता होगा ना, एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने बता चुका है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? V स्क्वायर बटा में R होती है। V स्क्वायर बाई R होती है। अब की बार आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना छूटे, इसी पे हमारा फुल काम चल रहा है बच्चों। ओके, बस आप एकदम विश्वास करके जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो। देखो, ध्यान भटकाओगे तो आप कहीं भी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप मानो क्लास कर रहे हो ना, चुपचाप से आप क्लास ही करो, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ो यार। अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करो ना, बढ़िया नंबर आ जाएगा। फिर नंबर आने के बाद कुछ महीने का आप रेस्ट ले लेना, वो अलग बात है, लेकिन अभी रेस्ट नहीं लेना है। बताओ, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम व्यवहार करते हैं वो कौन सा होता है? वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा 26 का। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 27 का बताओ। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका तुलना होता है? प्रतिरोधों का होता है। अच्छा बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक पता है क्या? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आर बराबर क्या पढ़े हो? V बाई आई पढ़े हो। ये तो बचपन में पढ़े सर, इसको छोड़ो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तांबा का कार्यफलन कितना होता है? जल्दी से बताओ आप लोग। तांबा का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी भी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसकी धारा को घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहां पर? कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। क्या ये कृत्रिम उपग्रह में होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला का जवाब जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में कौन है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक नहीं होता, मतलब ये सही है। देखो, इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है बच्चों। न्यूटन प्रति एम्पियर के अलावा गॉस भी होता है, वो भी बात आप याद रखना। अभी का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके समानुपाती? तो थीटा के समानुपाती, यानी कि थीटा विक्षेप होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 33 नंबर सवाल है। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होगी? उसकी जो दोलनी गति होगी बच्चा पार्टी, वो
अवमंदित होती है। कैसी? अवमंदित। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये लो, आसान सा प्रश्न आपके लिए था। लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध है बच्चों? ये ऊर्जा से है, लेंज का नियम। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है और दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो पहला नियम किस पर है बच्चों? आवेश पर है, और दूसरा नियम किस पर है? ऊर्जा पर है। ये बात भी आप याद रख के चलोगे। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, आप घबरा मत जाना। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है आई बराबर कितना दिया गया? 0.6 दिया गया है, और साइन दिया गया है, और 100 और पाई टी दिया गया। ये दिया गया, निरूपित किया गया बच्चों धारा की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति मतलब वो डब्ल्यू वाला ओमेगा पूछा गया ना बच्चा, ये फ्रीक्वेंसी इसका वाला पूछा गया है। बताओ कौन सा होगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला लिख रहे, आई बराबर क्या होता है? आई नोट साइन कौन सा होता है? साइन, और ये हमारा ओमेगा टी करके ये फॉर्मूला है। तो इसी पे आप तोड़ दो ना बच्चा पार्टी। यहां से आप क्या करोगे? यहां से आपने ओमेगा बराबर क्या इसे लिख सकते हो बच्चों? ओमेगा बराबर आप लिखोगे 100 और पाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम से टाइम हमारा हट जाएगा। ये हमारा 100 पाई बचेगा, तो यहाँ पे आप 100 पाई लिख दोगे। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है सर 100 पाई अगर हो गया है तो हमने ये पढ़ा है 2 पाई एफ बराबर क्या होगा? ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ बराबर आप लिखोगे 100 पाई हो जाएगा। ये पाई से पाई को भैया को निकाल दो इसको बीच से। अब 2f बराबर 100 हो जाएगा, इसीलिए f बराबर क्या होगा? 100/2 होगा। 50 दुना के 100 हो जाएगा, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पाई नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ पाई हट गया, कट गया यहीं से, तो 50 वाला सही आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा 36 का जवाब। चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये दोनों के मिश्रित प्रभाव को हम विद्युतीय चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण वाला बात है बच्चा, ये हमने ऊपर बताया था, जो कि सदिश राशि बताया था। म्यू बराबर आई गुना ए होता है। आई का मात्रक एम्पियर बताया था, धारा का एम्पियर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। और हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि मानो आपको फिजिक्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव, उसी में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको 250 से 300 ऑब्जेक्टिव मिलेगा एक सब्जेक्ट में। और अगर बच्चों इसी तरह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट का हमने बनाया है, और अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट में जितना आपको दिया जाएगा उतना पढ़ लेते हो, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है उतना ही आपको पढ़ना है, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ की गारंटी ऐसे हम ले लेते हैं। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो सारा क्वेश्चन उसी से आ जाता है, बस आपको बनाने आना चाहिए। ओके बच्चों, तो अगर आप लेना चाहते हो हमारे द्वारा तैयार नोट्स, और साथ में हम हिंदी फ्री कर देंगे, उसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो ये अभी चार्ज 199 रखा गया आपके कहने पर, ऐसे ये 299 चल रहा था। सारे बच्चे का कमेंट आया कि सर ये 199 रहने दो जो पिछला था, तो वही रहने दिए हैं। कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, बोलिएगा कि सर हमें ये नोट्स लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो कि आपको ये भेजा जाता है बच्चों। आप एक बार मैसेज कर लीजिएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना नंबर का, उसके बाद आप मैसेज करना क्लास के बाद। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? जस्ट हमने ऊपर बताया ना सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। चलो नेक्स्ट बताओ। ऐसा आसान वाला भी गलत करोगे क्या आप लोग? नहीं सर। चलो बताओ, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? एकल चुंबकीय आघूर्ण का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि एकल चुंबकीय ध्रुव कह सकते हो, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती है ये पूछा गया है ना आपसे। तो आपने ये पढ़ा है कि आर समानुपाती क्या होता है सर? आर समानुपाती पी होता है। इसमें वेक्टर लगा हुआ था क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये, इसके क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो आप ये लगाओगे, आप संवेग लगा के चलते हो, क्योंकि ये हमारा संवेग भी हो जाता है। ओके, चलो आगे
आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, अगला का जवाब आप बताओ। ये संवेग के समानुपाती होता है। अगला बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय सुई का आवर्तकाल घट जाता है क्या? बताओ एक बार। 40 नंबर इसका। ये देखो, चुंबकीय सुई का आवर्तकाल है ना, तो ये बढ़ेगा, सीधे रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर दोलन गति नहीं है जो घटेगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, कुछ पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होती है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो बताओ, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में किस वस्तु का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वो बताओ ना आप लोग। तो वो होता है नरम लोहा का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था किसने? ये किया था मार्कोनी साहब ने। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग जल्दी से, क्या होगा? एक्स किरणें बनी होती है। एक्स रे का खोज किसने किया था बच्चों, ये बताओ तो। एक्स रे का खोज बताओ जल्दी से, एक्स किरण का खोज किसने किया था? आप बताओगे WC रोंटगेन। बच्चों किसने? रोंटगेन होता है यहाँ पे, रोंटगेन ने ये किया था, ये बात आप याद रखोगे। और एक्स किरणें किससे बनी होती है, ये हमसे पूछा गया, तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी होती है। ओके, चलो 46 बताओ, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक पूछा गया, ना कि परावैद्युतता पूछा गया, क्योंकि वायु का परावैद्युतता हमने बच्चों कितना बताया था? 1.000 और 59, ये परावैद्युत स्थिरांक बताया था बच्चों। यहाँ अपवर्तनांक पूछा गया, गलत नहीं करोगे। बताओ कौन सा हो जाएगा? ये होता है 1.0003 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जल का बताओ, जल का क्या होता है? जल का वो वाला परावैद्युत स्थिरांक मत बताना, अपवर्तनांक बताओ कितना होता है? 1.33 होता है बच्चों। कितना होता है? 1.33 होता है। इसी प्रकार आप अल्कोहल का बता सकते हो, अल्कोहल का भी आप बता सकते हो, कितना होगा? 1.36 हो जाएगा। इसी प्रकार आप हीरा का बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, हीरा का 2.42, इसको नहीं भूलना है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, अल्कोहल का 1.36 और जल का 1.33 और ये वायु का 1.0003। ओके, अलग वाला बात आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बच्चों। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है? ये सबको पता है कि हीरा का होता है सर। हीरा का कितना बता के चला है? 2.42 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण पता है? 24.41 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 48 नंबर सवाल है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? किस से प्राप्त होगा बच्चों, ये बताओ, किस दर्पण से? ये उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, क्या होगा? कांच से हवा में प्रवेश करते समय समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम जो है किस रंग के लिए होता है? यहाँ पे देखो क्रांतिक कोण आपसे पूछ लिया गया है, आप बता के चलोगे सर बैगनी रंग के लिए होता है। ओके, आपने बैजानी हपी नाला ऐसे पढ़ा है ना, तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो लाल लगाना है, कम पूछेगा बैगनी लगाना है। चलो नेक्स्ट बताओ, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड, ये दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगले नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बच्चों ये सब तो बता चुका है ना ऑप्टिकल फाइबर वाला, और ये ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये चीज याद रख लो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्त भी होता है, और ये दोनों आवश्यक शर्त एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे करके पूछेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो ये आपको लिखना पड़ता है बच्चों। ओके, चलो ऐसे करके सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और आपतन कोण का मान सघन माध्यम से ये हमारा ये विरल माध्यम से कम होना चाहिए, ऐसे करके होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता देखो, अगर उत्तल है, उत्तल वाला से क्या, उत्तल से धनात्मक याद रखो, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल वाला बात हो तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, क्या होगा? 53 नंबर सवाल है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित किसमें परिवर्तन होता है? होने वाला वेग और तरंग दैर्ध्य होगा, होने वाला वेग और तरंग दैर्ध्य होगा बच्चों। बताओ
ये रहा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन और ये मुझे नहीं लगता कि आप गलत करोगे। बताओ 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता क्या होगी। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखो पावर ही दिया गया और पावर पूछ रहा है, मतलब संयोग की क्षमता, तो यानी कि मतलब अगर दोनों को हम जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा। एक को मानो P1, एक को क्या मानोगे P1 2 डायोप्टर है, P2 कितना है -3.5 डायोप्टर है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर P बराबर P1 प्लस P2, ये वाला तो P1 2 दिया गया है और माइनस का ये हमारा प्लस संयोग मतलब जोड़ होगा और माइनस का यहाँ पे 3.5 दिया गया तो लिख लो। अब देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 2 होगा अब प्लस गुना माइनस क्या होता माइनस होता है 3.5 होगा। अब देखो इससे इसको घटाओ तो माइनस ही होगा और 1.5 बच जाएगा। 1.5 डायोप्टर कहाँ दिया गया है आप बता के चलोगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 55 नंबर सवाल है और वही वाला सवाल आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से क्या होगा। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है और हमने ये बताया था कि P बराबर आप 100 बाई फोकस दूरी तब लगाना जब देखना फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। तो बच्चों क्या दिख रहा है कि सर फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लिख लेंगे सर क्या होगा P बराबर एक मानो P1 है तो P1 कितना मानो P1 देखो ना P1 ये 20 दिया गया तो ये हमारा 100 बाय फोकस दूरी है तो 100 बाय और फोकस दूरी एक वाला को 20 मानो तो 20 पंचे का 100 होगा, यानी कि ये 5 डायोप्टर निकला। फिर P2 निकालो, P2 बराबर क्या होगा ये 100 है तो ऊपर में 100 लिखो और ये माइनस का 40 है तो माइनस को ऊपर लिख दो और 40 यहाँ पर कर दो। 4 दूना के 8 और 2 पंचे 10 यानी कि 2.5 हो जाएगा, ये भी डायोप्टर में होगा बच्चों। यानी कि आप एक चीज निकालो P बराबर ऊपर क्या बताया था P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 कितना 5 दिया गया तो 5 लिखो, फिर प्लस में लिखो प्लस और P2 कितना है 2.5 है लेकिन माइनस में है तो माइनस का 2.5 लिखो, बराबर में क्या हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस होगा और 2.5 हो जाएगा। 5 में से 2.5 को घटा दो 2.5 बचेगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2.5 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं 5 बड़ा है ना तो 2.5 घटा दो यानी कि 2.5 नहीं मतलब 2.5 घटा दो। ओके तो ये वाला बात आपका सही निकल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी क्लास को लाइक किए हो ना, गलत बात नहीं, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना तो पढ़ाने में बिल्कुल मजा आता है। कोई भी दिक्कत हुई क्या अभी तक बताओ जल्दी से बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ परावर्तक दूरदर्शक का निर्माण किसने किया था। परावर्तक दूरदर्शक का निर्माण भैया ये न्यूटन साहब ने किया था, बताओ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरे बताओ ना। अच्छा एक चीज और बताएंगे, द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत किसने दिया था बच्चों। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताओ। द्वितीयक तरंगिका जो है बच्चों ये किसने दिया था आप बता के चलोगे। आप बता के क्या चलते हो बच्चों कि सर ये हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था हाइगेंस ने दिया था। इसी प्रकार आप ये बता के चलो कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से बता के चलोगे तभी बताएंगे ना। कणिका सिद्धांत किसने दिया था तो आप बता के चलते हो न्यूटन ने दिया था। ओके ये सब बात याद रखने वाली है। चलो अगला बताओ, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखो एक हमारा निकट दृष्टि, दूसरा दूर होता है, तीसरा जरा होता है और चौथा अबिंदुकता होता है, तो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा एक चीज याद रख लो, लिखेंगे नहीं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ओके सभी का हमने बता दिया, आप याद रख लेना। देखो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं होती है, जिसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं होती है उसका नाम आप बता के चलो। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके और ये हमने तरंग सिद्धांत बताया है किसके द्वारा हाइगेंस के द्वारा दिया गया ना। बताओ निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। वो लेजर जानते हो, लेजर यहाँ से जलाते हो तो बहुत
दूर तक रोशनी जाता है। ऐसे ऐसे जो मेला में लेके घूमते थे ना बच्चा पार्टी, ऐसे गए मेला तो सबसे पहला जो शौक रहता अच्छा लेजर लाइट ही ले लेते हैं ऐसे। अब फिर पूरे दिन में भी अगर रात से फिर सुबह हो जाए तो सुबह में घर आके जो ऐसे ऐसे करते थे ना। कितने बच्चे करते थे बताओ एक बार कमेंट करके, जितने बच्चे करते थे एक बार बता दो। और ये वाला लेजर हो जाएगा एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। इसका आविष्कार बच्चों थियोडोर मैमन ने किया था। किसने किया था बच्चों? इसका आविष्कार जो है ये थियोडोर मैमन लिख देते, आप याद रखिएगा। कब किया था सर? 1960 में किया था। याद रहेगा ना बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 60 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हमने पढ़ा है सर E बराबर एच न्यू पढ़ा है। एच क्या है? एच है सर प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। और यही तो हमसे पूछा है, तो एच बराबर क्या होगा? E बटा में भी होगा। अब यहां से एनर्जी का क्या होता है? ये जूल हो जाएगा। आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा बराबर जूल सेकंड। इसका मात्रक निकल के आ गया, जूल सेकंड होगा। ऐसा मत करना बच्चों, जूल ये है तो ये वाला लगा देना, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस हट जाएगा। जूल सेकंड इसका मात्रक बचा है। ओके। अच्छा इसका मान कितना हुआ था बच्चों? 6.626 हुआ था। क्या? 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड हुआ था। जूल सेकंड इसका मात्रक ऐसे, ये बात भी आप याद रखना। इसका वीमा क्या हुआ था बच्चों? वीमा बताओ, इंपॉर्टेंट है। वीमा क्या हुआ था? ml2 हुआ था और T-1 हुआ था। यहाँ से ही निकाल लो ना। E का क्या होता है? ml2 होता है और T इनवर्स 2 होता है। बटा में ये S इनवर्स है तो ये T इनवर्स लगा दो। ऊपर करोगे तो ml2 होगा और T-1 बचेगा। यही वाला बात है ना। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। चांदी का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? यहाँ पे बताओ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज, बताओ चांदी का कितना होता है? तो आप बता के चलोगे 265 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 265। अच्छा इसी प्रकार से आपसे कैल्शियम का पूछेगा ना बच्चों, सीजियम का भी पूछेगा, ये सब पूछ लेता है। बताओ कौन सा होगा? पोटेशियम का भी पूछता है। जल्दी से बताओ पोटेशियम का, पहले कैल्शियम का बताओ। कैल्शियम के कितना होता है? 460 होता है और एनएम लगाना मत भूलना। उसके बाद ये हमारा सीजियम का क्या हुआ था? 656 हुआ था। क्या बताओ? 656 वाला नैनोमीटर, ये भी बात आप याद रखोगे। ओके। और पोटेशियम वाला कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? 565 आप नैनोमीटर, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 62 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित मतलब जिसमें चार्ज ना हो। तो फोटोन कण पे क्या चार्ज है? इसमें सब चीज जीरो होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापते हैं। और आपने ये चीज पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। कूलम मत लगाना क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? यहाँ पे बच्चों पढ़ने वाली बात अगर आपसे पूछी गई है तो आपका आंसर होगा बामर श्रेणी। क्या होगा? बामर श्रेणी करेक्ट हो जाएगा। बताओ परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। देखो आपको ये पता होगा, ये कोई मानो परमाणु है, इसमें ये नाभिक है और ये नाभिक तो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, लेकिन जिनका होना आवश्यक होता है वो प्रोटॉन का होना बहुत आवश्यक है। इसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे परमाणु के नाभिक जो बना हुआ होता है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो याद रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा बच्चों नाभिक का, ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10 पर पावर -15 मीटर होती है। इसी प्रकार से परमाणु की त्रिज्या पूछे तो ये होता है 10 पर पावर -10 मीटर होता है। बच्चों ये एंगस्ट्रम में होता है और ये फर्मी में होता है। ये भी बात आप याद रख के चलते हो। चलो नेक्स्ट बता के आप बताओ जल्दी से, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा? 25 का निकालना नहीं बताया क्या बच्चों? भूल जाते हो आप लोग। 2 से लगाओ, 12 दूना 24 हुआ, शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6, शेष कितना? 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1। सर कैसे कैसे बना दिए? देखो आपको 25 का पूछा तो 25 यहाँ पे लिख दो, लिख दिए ना।
यहाँ आपसे द्विआधारी पूछा तो 2 से भागा लगाते चलो। देखो 2 लिखे हैं तो यहाँ पे देखो 12 दूना 24 होगा। ऐसा नहीं कि 12.5 लिख देना, 12 दूना 24, जो एक शेष बचा ना वो इधर लिख देंगे। फिर देखो 2 से 2 6 के 12, शेष नहीं बचा 0 लिख दो। फिर 2 तिया 6, शेष नहीं बचा। फिर 2 एकम 2 और जो इसमें 1 बचा वो यहाँ लिख दिए। अब देखो नीचे से ऊपर की ओर हमें चलना है ऐसे करके। तो 1 है 0 0 1 1 1 0 0 1 और ऐसे करके 2 लगाना। द्विआधारी पूछा गया, 11 001, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सही हो गया बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 68 नंबर सवाल है, मूल गेट कौन सा है। मूल गेट के लिए हमने एंड और नोट बताया था। क्या बताया था, एंड और नोट मूल गेट के लिए बताया था। बेसिक गेट के लिए एंड और नोट होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। नैंड गेट को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं। नैंड गेट को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं बच्चों। एक चीज को इतना बार रटा देंगे कि आप भूलोगे नहीं। देखो अब यहाँ पे नैंड गेट का फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी बराबर y। लेकिन नैंड है सर, एंड नहीं, तो नैंड है तो यहाँ पे बार लगा दो। ये नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाता है बच्चों। चलो बताओ लास्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, इसका स्वागत में लग जाओ कि फैक्स का अर्थ क्या होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि फैक्स का पूर्ण रूप क्या है, फैक्स का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछेगा तो फेसिमाइल टेलीग्राफी आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बताओ क्लास कैसा लगा मेरे भाई। सभी बच्चे कमेंट करके बताना। तबीयत थोड़ा खराब था, इसी कारण से हमने थोड़ा धीरे पढ़ाया है, लेकिन क्षमा चाहूंगा, अगले दिन से ये भूल नहीं होगी। सारे चीजों को मैं उसी एनर्जी में पढ़ाऊंगा जिस एनर्जी से हमने पूरे साल पढ़ाते आया है। ओके बच्चों, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक करिएगा। और हाँ, नोट्स भैया इसे पढ़ना नहीं भूलना। जो बच्चे लगता है कि सर अभी भी मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, तो इस नोट्स को आप जरूर पढ़ लेना। इसमें हम गारंटी ले लिए हैं बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट में कोई भी डर नहीं होगा। और साथ में हिंदी तो फ्री दे रहे हैं, कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा 7070821685 नंबर पे कि सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है और अभी से स्टार्ट कर दो। उसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम तक सारे कुछ फ्री मिलते जाएंगे, उसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा बच्चों। तो एक बार मैसेज कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में 8 बजे, इंतजार करिएगा। 8 बजे भी हम आपके सेवा में जरूर आएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।